हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम बैक टू साहित्य स्टडी। फ्रेंड्स, आज से हम इंग्लिश लिटरेचर की एक और वीडियो सीरीज को शुरू करेंगे जिसमें हम इंग्लिश लिटरेचर का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसको कवर करेंगे। एंग्लो सेक्शन से लेकर जो अब तक एज चल रही है पोस्ट मॉडर्न एज, उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम डिस्कस करने वाले हैं। एक एक करके एक एक वीडियो में हम एक एक एज को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंग्लो सेक्शन के बारे में। यहां से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत मानी जाती है और ये शुरू हुआ था 450 से लेकर 1066 एडी तक ये चला था। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से ट्राइब्स इंग्लैंड में सबसे पहले रहते थे, उसके बाद कौन से ट्राइब्स आए, किसने कितने टाइम तक अपना रूल इंग्लैंड पे किया था, वो सारा हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि इंग्लैंड में कौन सा ट्राइब सबसे पहले, कौन से लोग सबसे पहले रहते थे, तो ऐसा माना जाता है कि एक ट्राइब था केल्ट्स। ये इंग्लैंड में सबसे पहले रहते थे। इनको ब्राइथन्स भी बोला जाता है। ठीक है, इनको बोला जाता है ब्राइथन्स। और कुछ क्रिटिक्स का मानना है कि इंग्लैंड में ये एक नहीं, एक ट्राइब और भी था, उसका नाम था गाइल्स। ये ट्राइब भी इंग्लैंड में रहता था। तो केल्ट्स जो है इनको ब्राइथन्स बोला जाता है। इनके नाम पे ही इंग्लैंड का नाम जो है वो ब्रिटेन पड़ा था। और ये गाइल्स ने भी उस टाइम पे अपना एक आइलैंड सेटअप कर लिया था जिसको आज आयरलैंड के नाम से जाना जाता है। जो आज आयरलैंड है वो गाइल्स ने ही सेटअप किया था। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड में आए रोमन। रोमन इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। इन्होंने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया इंग्लैंड में, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई, रोड बनवाई। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर कह सकते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा इन्होंने ध्यान दिया और इंग्लैंड का कंप्लीट सिनेरियो इन्होंने चेंज कर दिया। ये इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी लेकर आए थे। इन्होंने ही केल्ट्स को, जो ब्रिटेन के लोग थे, उनको क्रिश्चियनिटी सिखाई थी। ठीक है, तो एक ट्राइब और था वहां पे, पिक्ट्स नाम का। ये जो ट्राइब है ये एक टाइप के जंगली लोग थे। ठीक है, तो ये इन पे केल्ट्स पे, रोमन्स पे बार बार अटैक कर रहे थे। एंग्लो सेक्शन में बहुत सारे ऐसे जो ट्राइब थे एक दूसरे पे काफी अटैक करते थे। तो ये पिक्ट्स भी केल्ट्स पे अटैक करते थे, रोमन पे अटैक करते थे। तो इनसे बचने के लिए रोमन्स ने एक वॉल बनवाई, हेड्रियन वॉल। हेड्रियन वॉल बोलते हैं इसको। इस वॉल की हेल्प से ही ये खुद को डिफेंड करते थे। ठीक है, युद्ध की तैयारियां जितनी भी करते थे इस वॉल के पीछे ही करते थे। वॉल के पीछे ही सब कुछ, अपना जो वेपन्स वगैरह रखते थे। ठीक है, अपने जो सोल्जर्स वगैरह है वहीं पे तैनात करके रखते थे ये। तो इनसे बचने के लिए इन्होंने बनवाई हेड्रियन वॉल। अब रोमन का जो किंग था होनोरियस, होनोरियस नाम था रोमन के किंग का। तो इसको पता चलता है कि हमारी जो खुद की कंट्री रोम है उस पे भी अटैक हो रहे हैं। और उस पे अटैक कौन कर रहा था? विसिगोथ्स। विसिगोथ्स नाम का ये एक ट्राइब था। ये इनकी कंट्री रोम पे अटैक कर रही थी। तो होनोरियस ने कहा कि अब हमें यहां से छोड़कर जाना पड़ेगा क्योंकि हमें अपनी कंट्री को भी डिफेंड करना है। तो रोम को डिफेंड करना था, इसलिए ये यहां से छोड़कर चले गए। होनोरियस ने एक लेटर लिखा था केल्ट्स को। उस लेटर में लिखा था, फाइट ब्रेवली, डिफेंड योर लाइव्स, यू आर योर ओन नाउ। केल्ट्स को बोला इसने कि अब तुम्हें खुद की रक्षा खुद ही करनी पड़ेगी, हम यहां से छोड़कर जा रहे हैं। इस तरह से ये रोमन इंग्लैंड से चले गए। ठीक है, अब रोमन बीच से हट गए थे। इनके हटने के बाद क्या हुआ? पिक्ट्स ने फिर से हमले करना शुरू कर दिया। अब तो इनके लिए पूरा रास्ता खुल चुका था। ये इतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे, तो इनके पास जितनी भी पावर थी वो सारी इन्होंने केल्ट्स के ऊपर लगा दी थी। ठीक है, अटैक कर दिया था फिर से। अब रोमन नहीं थे तो इनके लिए और भी काम आसान हो गया था। अब ये इन जो पिक्ट्स के आगे लंबे टाइम तक नहीं टिक सकते थे, इसलिए केल्ट्स ने हेल्प मांगी फिर तीन ट्राइब से। और वो तीन ट्राइब थे एंगल्स, सैक्सन और जूट्स। ये तीन ट्राइब थे। ये नॉर्दर्न जर्मनी से ये तीन ट्राइब आए थे। इन्होंने इनकी हेल्प करने की बजाय, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, पावरफुल थे बहुत ज्यादा। ये जूट्स इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। एंगल्स और सैक्सन जो है ये काफी ज्यादा पावरफुल ट्राइब थे। तो इन्होंने क्या किया, इनकी केल्ट्स की हेल्प करने की बजाय इनको यहां से भगा दिया और इंग्लैंड पे 450 में अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। ऐसे बनाइए एंग्लो सेक्शन। एंगल्स और सैक्सन ने मिलके इंग्लैंड पे अपना रूल एस्टेब्लिश किया। इस तरह से ये बन गया एंग्लो सेक्शन। ठीक है, तो ये आने वाले लगभग 600 साल तक इंग्लैंड पे राज करने वाले थे। इन्होंने किया भी। ठीक है, 1066 एडी तक इन्होंने इंग्लैंड पे रूल किया। और इन्होंने क्या किया, इंग्लैंड को 7 मेन ट्राइब्स में, 7 मेन पार्ट्स में इन्होंने इसको डिवाइड कर दिया। इंग्लैंड को
7 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया किसने? एंग्लो सेक्शंस ने, एंगल्स और सेक्शन ने। और वो 7 मेन जो पार्ट्स थे, एसेक्स, वेसेक्स, सुसेक्स, ईस्ट एंग्लिया, कैंट, मैरिसियन, 1 2 3 4 5 6, एक और रहता है एसेक्स, वेसेक्स, सुसेक्स, ईस्ट एंग्लिया, कैंट, मैरिसियन, नॉर्थम्ब्रिया। ये 7 पार्ट थे, ठीक है। इंग्लैंड के जो 7 पार्ट्स में एंग्लो सेक्शन, एंग्लो और सेक्शंस ने इंग्लैंड को 7 पार्ट में डिवाइड किया था। ये 7 पार्ट थे, एसेक्स, वेसेक्स, सुसेक्स, ईस्ट एंग्लिया, कैंट, मैरिसिया और नॉर्थम्ब्रिया। ये जो वेसेक्स है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट था इसका, जो बाद में किंग एल्फर्ड द ग्रेट इसी वेसेक्स का ही किंग था वो, ठीक है। अब आगे क्या होता है, 1066 एडी में, ये 600 साल तक इंग्लैंड पे रूल करते हैं। अब टाइम आता है 1066 एडी का। फिर आए इंग्लैंड में नॉर्मन। नॉर्मन इंग्लैंड आने से पहले फ्रांस गए थे, ये यहां पे याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे है। नॉर्मन इंग्लैंड आने से पहले फ्रांस गए, वहां की जो लोकल लड़कियां थी या जो वहां की औरतें थी उनसे शादी की और वहीं पे सेटल हो गए, उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, उनकी लैंग्वेज को सीख लिया, ठीक है। उसके बाद आए ये इंग्लैंड में। अब इन्होंने अटैक करना था इंग्लैंड पे। उस टाइम पे इंग्लैंड का जो यानी कि एंग्लो सेक्शन का जो किंग था उसका नाम था एडवर्ड द कन्फेसर। एडवर्ड द कन्फेसर किंग था एंग्लो सेक्शन का। इसकी 1066 एडी में डेथ हो जाती है। उसके बाद इसी का एक ब्रदर इन लॉ था, हेराल्ड गॉडविंसन। हेराल्ड गॉडविंसन ये बनता है एंग्लो सेक्शन का नया किंग, ठीक है। तो अब इनका जो किंग था विलियम फर्स्ट, विलियम फर्स्ट नॉर्मन का किंग था, जिसको ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी भी बोलते हैं। इसने अटैक किया इंग्लैंड पे। इन दोनों के बीच में एक फाइट हुई हेराल्ड गॉडविंसन और विलियम फर्स्ट के बीच में, जिसको द बैटल ऑफ हेस्टिंग बोलते हैं, बैटल ऑफ हेस्टिंग। ये फाइट 1066 एडी में हुई थी, इसकी डेट याद रखना, 1066 एडी में ये बैटल हुई। इस बैटल में हेराल्ड गॉडविंसन मारा जाता है, इसकी डेथ हो जाती है और विलियम फर्स्ट जो है इस लड़ाई को जीत जाता है। तो इसलिए इसको विलियम फर्स्ट को विलियम द कंकरर भी बोला जाता है। और 1066 एडी में नॉर्मन ने अपना रूल्स एस्टेब्लिश कर लिया। ये ऑलमोस्ट 1200 एडी तक इन्होंने इंग्लैंड पे अपना रूल किया नॉर्मन ने, ठीक है। तो ये था एंग्लो नॉर्मन पीरियड। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो इस टाइम पे जो लिटरेचर है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे जो राइटर्स थे वो मोस्टली क्या करते थे, एम्फेसाइज करते थे वो ओरल लिटरेचर पे, ठीक है। लिखते बहुत कम थे, ओरली वो ज्यादा सुनाते थे। तो इसीलिए अनोनिमसली जितना भी लिखा है उन्होंने वो अनोनिमसली ही मिलता है मोस्टली। तो वो अपना नाम लिखने से के बाद मेंशन नहीं करते थे। इसलिए बहुत सारी वर्क्स ऐसे मिले हैं, बहुत सारी पोएम्स ऐसी मिली है जिनका नहीं पता कि इनको कौन से राइटर ने लिखा है। अगर सबसे इंपॉर्टेंट मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो यहाँ की जो लैंग्वेज है, ठीक है, इस टाइम की जो लैंग्वेज थी वो इंपॉर्टेंट है, जो डायलेक्ट्स थे वो इंपॉर्टेंट है, और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। वो सारी मैं आपको अभी यहाँ पे लिखवा देता हूं। तो सबसे पहले एंग्लो की जो लैंग्वेज थी वो लैटिन थी। एंग्लो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे? लैटिन। और उसके बाद नॉर्मन आए थे। मैंने पहले आपको बताया था कि नॉर्मन इंग्लैंड में आने से पहले फ्रांस गए थे, वहां की लड़कियों से शादी करके उनकी लैंग्वेज को सीख के उनके कल्चर को अडॉप्ट कर लिया था, तो ये बोलते थे फ्रेंच। और चौसर के टाइम पे शुरू हुई थी इंग्लिश, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो सारी भी डिटेल मैं आपको दूंगा कि इंग्लिश कैसे इसने चौसर ने कैसे कन्वर्ट किया था, कौन से मिडलैंड को इसने कन्वर्ट किया था, कैसे इंग्लिश को इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ कोर्ट कब बनाया गया, ठीक है। स्कूल सिलेबस में लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज कब इंप्लीमेंट की गई, वो सारी चीजें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना, एंग्लो की लैंग्वेज लैटिन थी, नॉर्मन की फ्रेंच थी, चौसर की इंग्लिश थी। यहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले। अब हम बात करेंगे उस टाइम के 4 जो डायलेक्ट्स थे, ठीक है। 4 डायलेक्ट्स थे, मैरिसियन,
कैंटिस, ठीक है, मैरिसियन, कैंटिस, और एक वेस्ट सेक्शन था और एक नॉर्थम्ब्रियन था। वेस्ट सेक्शन और नॉर्थम्ब्रियन, ये चार उस टाइम के मेन डायलेक्ट्स थे जो बोले जाते थे, ठीक है, जो प्रांतीय भाषाएं होती है उनको डायलेक्ट्स बोलते हैं। और अगर हम बात करें मैन्युस्क्रिप्ट्स की, चार मैन्युस्क्रिप्ट्स मिली हैं जिनके अंदर मोस्टली जो उस टाइम का लिटरेचर था, जो पोएम्स थी, जो भी रिडल्स और जितने भी पोएम्स लिखी गई थी, एपिक पोएम है या रिलीजियस पोएम है, वो सारी मिलती है इन चार मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर। ये चार मैन्युस्क्रिप्ट थी, द एक्स्टर बुक, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, और उसके बाद है नोबल कोडेक्स, और एक है फिर वर्सेली, वर्सेली बुक। ये चार थी मेन मैन्युस्क्रिप्ट जिनके अंदर पूरी की पूरी जो पोएम्स हैं, जितने भी वर्क्स लिखे गए हैं, वो सारे इनके अंदर ही मिलते हैं। कुछ वर्क्स पता है कि कौन से राइटर ने लिखा है, बाकी मोस्टली जो है नहीं पता कि कौन से राइटर ने कौन सी पोएम को लिखा है। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो पोएम्स है वो मैं आपको बता देता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी जरूरी है। एक तो इसके बारे में ध्यान रखना, ये जो नोबल कोडेक्स है इसको बिवोल्फ कोडेक्स भी बोला जाता है, क्योंकि बिवोल्फ जो एपिक पोएम है, ठीक है, नेशनल एपिक बोला जाता है उसको इंग्लैंड का, तो ये नोबल कोडेक्स में मिलती है वो। तो बिवोल्फ इंपॉर्टेंट है। ड्रीम ऑफ रूड पढ़ लेना, ड्रीम ऑफ रूड जिसमें क्रॉस का विजन दिखाया गया है, उसमें उसने बताया है कि कैसे जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाइड किया गया था। एक बीड ने एक लिखी है इक्लिजिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ठीक है, इसको भी थोड़ा सा देख लेना। उसमें क्या है, जो इंग्लैंड की हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, कैसे एंगल्स और सेक्शंस आए, जूट्स आए, ठीक है, नॉर्मन कैसे आए, उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया, ये सारी चीजें दिखाई गई है उसमें इक्लिजिस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल में। तो बीड ने लिखा था, बीड एक रिलीजियस राइटर था, और दूसरे रिलीजियस राइटर जैसे कि साइनवुल्फ थे, कैडमैन्स, तो ये दूसरे राइटर थे। और एक ट्रांसलेटर है एल्फ्रेड द ग्रेट, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट, उन्होंने काफी सारी जो उस टाइम की जो पोएम थी उनको ट्रांसलेट किया है ओल्ड इंग्लिश में, किंग एल्फ्रेड ग्रेट ने। तो बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, जितना मैंने आपको बताया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी एग्जाम हो वो इनफ है। तो इसको आप अच्छे से एक एक पॉइंट्स को अच्छे से नोट करके याद कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम चौसर की एज को डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।